आज हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा कैपेसिटर। सबसे पहली बात होगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, हम इसको सी से डिनोट करेंगे। देखिए भाई, कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है an ability of a conductor to store electric charge। कि भाई किसी कंडक्टर में कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उस एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक चार्ज स्टोर करता है 100 कूलाम, एक स्टोर करता है 200 कूलाम। तो इसका मतलब क्या है कि जिसने ज़्यादा चार्ज को स्टोर किया है वो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। और ये पाया जाता है कि भाई इट इज़ फाउंड दैट चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। ये पाया जाता है कि जो चार्ज दिया जाता है किसी भी कंडक्टर को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या हो, अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और सी को हम कहेंगे भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। जो कैपेसिटेंस होता है उसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट होती है जो कैपेसिटेंस की, वो फैराड होती है। फैराड एफ से डिनोट करेंगे, ये फैराड शो करता है कैपेसिटेंस को। तो अभी हम इस बात पे काम करेंगे कि भाई कैपेसिटेंस का जो सिद्धांत है वो कहाँ लगेगा। एक बात याद रखेंगे, दोबारा सुनिए, जो कैपेसिटेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। और ये पाया जाता है कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है कोई भी कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो सी आएगा, सी मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और ऐसा ही इसकी फैराड है। ठीक है, अब बात यह आएगी कि भाई कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है। अगली बात है कैपेसिटर और कंडेंसर, कैपेसिटर में कंडेंसर में क्या फर्क होता है। तो कैपेसिटर कंडेंसर क्या है, कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी थी, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टर की कि वो अपने अंदर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। जब ये कैपेसिटर डिवाइस हो जाएगी, जो अपने कैपेसिटर की आइडिया डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड इट, तो वो कैपेसिटर हो जाता है। और जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे किसी कंडक्टर का, तो वो कैपेसिटेंस होगा वही C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। इस चीज़ को याद रखेंगे, किसी भी कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे कैपेसिटर का, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि Q मीन्स चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर या चार्ज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज़ को सब याद रखेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले एक बार हम पढ़ते हैं पैरेलल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। देखिए भाई, ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, ये चार्ज कहाँ स्टोर करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा चार्ज को। मैंने मान लिया हमने इसको क्या चार्ज दिया है, क्या चार्ज दिया गया है इस कैपेसिटर को, तो इसका कैपेसिटेंस निकाली हुई। अब
अभी हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो भाई वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डी, और जो सी होता है वो तभी क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, इसका स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका रेडियस आर है, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसका पोटेंशियल होगा भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये पढ़ के आए हो तुम सारे पोटेंशियल में, तो देखिए भाई सी क्या होगा, एज इट इज पोटेंशियल किसके बराबर होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो जाएगा भाई सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। किस केस में, स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में। अब बात करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल, यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए भाई सबसे पहली बात ये आती है कि कोई कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को हम सेपरेट कर देते हैं बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर सेकंड है। इन दोनों को के बीच में अगर मीडियम कैसा हो, इंसुलेटिंग मीडियम होगा। इंसुलेटिंग मीडियम कैसा हो सकता है, एयर भी हो सकती है, ठीक है। एयर क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, हम दो पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं, दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं बाय इंसुलेटिंग मीडियम। अब इंसुलेटिंग मीडियम क्या हो सकता है, इंसुलेटिंग मीडियम एयर भी हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो भाई अभी मैंने क्या किया भाई, तो कोई भी दो प्लेट, एक है एक प्लेट दो है, दोनों प्लेट कंडक्टिंग है और दोनों के बीच में जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग है, मान लीजिए एयर है। तो ऐसी अरेंजमेंट क्या होगी भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हो और दोनों के बीच का जो मीडियम हो वो एयर हो या कोई दूसरा इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक कंडीशन, तो इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, इसका प्रिंसिपल सुनिए ध्यान से। देखिए भाई हमने मान लिया, सुनिए ध्यान से, हमने एक प्लेट ए ले ली, हमने एक प्लेट ए ले ली और हमने इसको भी एक चार्ज दे दिया भाई, पॉजिटिव चार्ज। हमने एक प्लेट ली, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया ए, ठीक है। हमने फिर बाद में क्या किया, हम इसके पास दूसरी एक प्लेट को लेके आए, बी प्लेट को, जो इनिशियली अनचार्ज थी। ये जो प्लेट बी है ये ध्यान रखना स्टार्ट हुई, इनिशियली अनचार्ज थी, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। हमने एक प्लेट ए दी, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया हमने इस प्लेट को, और हम इसके पास एक दूसरी अनचार्ज प्लेट को लेके आए। तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन जो प्लेट बी है इसके इनर फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके आउटर फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। दोबारा सुनिए, हमने एक प्लेट ए ली और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। इसके पास हम एक अनचार्ज प्लेट को लेके आए बी को और इससे कुछ दूरी पर हमने उसको रख दिया। इंडक्शन के कारण क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन जो इनर फेस होगा प्लेट डी का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जो नेगेटिव चार्ज आया है प्लेट ए बी के ऊपर, वो प्लेट के ए के प्लेट जो प्लेट ए है उसके पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा। क्यों घटाने की कोशिश करेगा? क्योंकि प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, और हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करता है। ऐसा ही नेगेटिव के साथ है कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को घटाता है। तो यहाँ इसके इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? जो प्लेट ए का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करता है। मतलब the negative charge on the inner face of plate B tends to decrease the potential of plate A, while the positive charge on the plate B tends to increase the potential of plate A. मतलब जो प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करता है, जबकि प्लेट बी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब बात ये आई कि जो इनर फेस है वो इनर फेस मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला फेस है वो प्लेट ए के ज्यादा पास पड़ता है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट बी के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट बी के ऊपर, ये प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इनर फेस प्लेट ए के ज्यादा पास है, ये पॉजिटिव फेस थोड़ा दूर है, इसलिए क्या होगा? There will be net decrease in the potential of the capacitor। ये पूरा अरेंजमेंट क्या बनेगा? कैपेसिटर बन गया। क्यों? क्योंकि दो कंडक्टिंग प्लेट और दोनों के बीच में मीडियम के साथ इंसुलेटिंग। मैंने कहा प्लेट बी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ए के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करता है, और प्लेट बी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन नेगेटिव जो फेस है प्लेट बी का वो ए के ज्यादा पास है, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा होगा नेगेटिव पोटेंशियल का, पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट कम होगा। अब ये जो पास पड़ता है ये तो पोटेंशियल को घटा रहा है, और ये जो फेस पॉजिटिव फेस है ये थोड़ा दूर पड़ता है, ये प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। तो सो देयर विल बी नेट डिक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, इसलिए जो नेट घटेगा ए का पोटेंशियल घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ए फेस जो बी का जो नेगेटिव फेस है वो ए के ज्यादा पास है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ए का पोटेंशियल कांस्टेंट रहे या ए के ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और चार्ज देना पड़ेगा। किसको भी? प्लेट ए को। अब जितना ज्यादा हम प्लेट ए को चार्ज देंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विल इंक्रीज, उतना ज्यादा इसका जो चार्ज स्टोरेज एबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दिस वे द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क्स। इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्लेट ए को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन के कारण बी के ऊपर अंदर वाला जो फेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर फेस में पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव फेस है बी प्लेट के ऊपर ये ए के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करता है, जबकि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है प्लेट बी के ऊपर ये ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब जो बी का जो नेगेटिव फेस है वो ए के ज्यादा पास है, बी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बी के से थोड़ा दूर है, तो इसलिए इफेक्ट घटाने वाले पोटेंशियल का ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा? ए का पोटेंशियल घटेगा, नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल। अगर चाहते हैं हम कि ए का पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमें और ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। किसको? प्लेट ए को। तो इन दिस में ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या होगा? ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। किस वे कैपेसिटर? तो इस वे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है। और खासियत ये होती है इसकी, देखिए इसके ऊपर जो चार्ज होता है, अगर मान लीजिए इस प्लेट को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, प्लेट ए को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो प्लेट बी के ऊपर वही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। ठीक है, और ए क्या है? देखिए, और जो हमने जो दोनों प्लेट्स को हम लेते हैं, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम होता है। तो अगर इस प्लेट का सरफेस चार्ज एसटी प्लस सिग्मा होगा, वे सरफेस चार्ज एसटी क्या होती है? चार्ज प्लेट एरिया, तो इसका अगर प्लस सिग्मा है तो इसका क्या होगा? माइनस सिग्मा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा कि दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को
हम सेपरेट कर देंगे भाई बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम लाइक एयर और डाइलेक्ट्रिक्स। और इस एक का सरफेस डेंसिटी पॉजिटिव होगा और दूसरे का अपोजिट होगा, एक का प्लस सिग्मा है, एक का माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और हम ये पता करेंगे कि कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला था कि C = 4πε0r, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस निकाली थी हमने। इसी तरह हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे भाई, इसको ध्यान से देखना भैया। देखो भाई, तो भाई एक को प्लस चार्ज दे दिया, एक प्लेट ए थी, तो भाई इसको ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये प्लेट बी होगी भाई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है भाई, ये भाई नेगेटिवली चार्ज है। हमने मान लिया दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो हमें डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन डी है। और जो प्लेट्स के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है, हमने कहा इंसुलेटिंग मीडियम है दोनों प्लेट्स के बीच में, वो एयर है। क्या है भाई, एयर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which two plates having charges plus q and minus q are separated by a distance t। हमने मान लिया कि भाई दो प्लेट है, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों को हमने सेपरेट कर रखा है डी डिस्टेंस से। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने मान लिया लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ प्लेट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ प्लेट्स। हमने ये माना कि दोनों प्लेट्स का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। अब दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो जो ये प्लेट ये प्लेट जो है इसका सरफेस डेंसिटी क्या होगा, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन ए। तो इसका सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, इस प्लेट का सरफेस डेंसिटी इसका हो जाएगा प्लस सिग्मा। इसी तरह से इसका सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, माइनस क्यू बाई ए। तो इसका सरफेस डेंसिटी हो जाएगा भाई नेगेटिव। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट का हमने कैपेसिटेंस निकालना है भाई। देखिए भाई, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट C = क्यू इंटू वी, तो C = क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो हमें ये निकालना है भाई, तो क्यू क्या है भाई, चार्ज स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर या चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। हम और V क्या भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे बैटरी कनेक्ट करके, वो V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अभी देखिए भाई, देखिए हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज वाली पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी भाई, देखिए भाई, वी नो दैट
E इज इक्वल टू V बाई डी होता है अभी। E क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, जो बैटरी करंट है। तो भाई V किसके बराबर होगा, यहाँ से V होगा भाई E इंटू डी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने एक दो लेक्चर पहले सोल्व किया था कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो शीट्स हैं, एक पे सरफेस एनर्जी प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। जो हमने उस डेरिवेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो इतना आया था, ठीक है, इनटू में डी। तो भाई पोटेंशियल कितना आएगा भाई, देखिए V बाई डी, V आएगा A इंटू डी, तो कितना आएगा भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू में डी, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, सरफेस एनर्जी को लिख सकता हूँ भाई क्या हो बाई ए, क्या हो बाई एप्सिलॉन A इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सो V है भाई, सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा बाई V, और क्या होगी, V कितना आया भाई, V आया भाई क्या होगी, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन A, क्या होगी एप्सिलॉन A, क्या उसे क्या कर दिया भाई, कैपेसिटेंस कितना आएगा भाई, एप्सिलॉन A बाई डी। ये कैपेसिटेंस आया भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। अच्छा, एक खास बात ये भी होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, जबकि जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके एंड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है भाई E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। लेकिन जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनकी एंड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड्स के ऊपर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इस इफेक्ट को हम एज इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम एज इफेक्ट बोलते हैं। एज इफेक्ट क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो ये हमने इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया कैपेसिटर का, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे कि भाई हम एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे भाई, और उस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखेंगे। अब तो इंसुलेटिंग मीडियम क्या था, अब तक तो इंसुलेटिंग मीडियम क्या था, एयर था, लेकिन अब हम इंसुलेटिंग मीडियम क्या लेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे, उस डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो मीडियम है अभी तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन A बाई डी। लेकिन हम इंसुलेटिंग मीडियम एयर की जगह किसी डाइलेक्ट्रिक को ले लें, तो ये बताइए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इससे पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ, उसको ध्यान से देखना भी। देखिए भाई, जो कैपेसिटर था, देखो कैपेसिटर एक की सरफेस एनर्जी, एक प्लेट की सरफेस एनर्जी क्या है, प्लस सिग्मा, एक की क्या है भाई, माइनस सिग्मा। एक प्लेट है, एक प्लेट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इस चीज को सब याद रखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज था,
इस तरह से था भाई। देखिए भाई, अब हमें निकालना है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होता है। देखिए भाई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो होता है भाई E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A, इतना होता है। लेकिन एक खास बात ये है, ध्यान से सुनिए बात को, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, कि एक कैपेसिटर है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। सुनिए ध्यान से, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी भाई, याद रखना इस बात को, इसलिए फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू इनटू E। तो क्या हुआ एज इट इज E कितना लेंगे भाई, अभी मैंने बताया कि एक प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो आधी हो जाती है, क्योंकि जिस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है फोर्स के लिए। कौन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरी प्लेट का चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म ही होगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो एक का खत्म होगा तो एक का कितना रह जाएगा, इसका आधा रह जाएगा। तो भाई ये होगा भाई क्या डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। देखिए भाई मैंने 2 लिया है, तो 2 यहाँ पर तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था भैया, अब यहाँ पे आधा क्या है, क्योंकि ये समझ गए कि भाई एक प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। तो फोर्स कितनी आएगी, F क्या स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। जो क्या होता है फोर्स और दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी होगी, कितनी होगी। तो भाई फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आएगी हमारे पास क्या स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A, और अगर इसको सरफेस रेस्टिंग फॉर्म में तो क्या हो गया सिग्मा इनटू A 2 एप्सिलॉन नॉट A, फोर्स आ गया सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये आ गया सिग्मा स्क्वायर A 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स आती है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। अब अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए भाई capacitance of a parallel plate capacitor, parallel capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric between the plates of the capacitor, dielectric between the plates of the capacitor, plates of capacitor। जो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बिल्कुल जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, बट इट डज नॉट रेजिस्ट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस।
बेशक से डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ये कभी भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये उसको रेजिस्ट नहीं करता है, उसको नहीं रोकता है। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक एज इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, इन फ्रॉम विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज का पास, इलेक्ट्रिक चार्ज को तो पास होने देगा ये, बट इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। अब देखिए मैंने क्या किया, और ये दो तरह के होते हैं डाइलेक्ट्रिक, होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। वो बात की बात अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर बनाएंगे इसके ऊपर। तो भाई ये एक प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी, मैंने इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है। देखिए भाई ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना था भाई, डी था। मैंने मान लिया थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी है, टी है। दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल टी, और तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका थिकनेस कितना है भाई, स्मॉल टी। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। सुनिए ध्यान से, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक तो जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं, ठीक है, इट गेट्स पोलराइज्ड। जैसे ही हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखेंगे ये पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइज में किस तरह से होगा भाई, इस चीज को ध्यान से देखना, ये पोलराइज हो जाएगा भाई, और ठीक है ये पोलराइज हो जाएगा और अपने जो फेसिस है इनके ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा भाई, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा और अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। देखिए अपोजिट चार्ज इसने इंड्यूस कर लिया, क्यों, ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसकी जो खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड की नहीं है डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसकी क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइलेक्ट्रिक, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड से। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ए प्लेट से बी प्लेट, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है बी प्लेट से ए की साइड। ठीक है भाई, तो इससे क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड होगा भाई अप्लाइड, और डायरेक्ट का क्या होगा इस साइड, वेक्टर क्वांटिटी है भाई दोनों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। इसलिए क्या होता है कि भाई जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, उसका यही कारण है। क्यों, कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, the external electric field, it gets polarized and induces opposite charge on its surfaces. ठीक है, and the direction of that electric field will be opposite to the applied electric field. ठीक है, hence the direction of the electric field inside the dielectric is opposite to the applied electric field, hence electric field decreases. तो अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस। देखिए भाई हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या इज इक्वल टू सी, और सी क्या होता है भाई, क्या डिवाइडेड बाई, तो हमें क्या और v क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या क्या है भाई, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, और v क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर a एंड b। v पोटेंशियल डिफरेंस है a और b की जो प्लेट है उनके बीच में। ठीक है, अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था d क्या, मैंने क्या बताया था भाई, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और t क्या बताया था भाई, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, t है भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस। ठीक है, अब देखिए भाई
तो हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए V इज इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि E होता है V बाई डी कैपेसिटर केस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो V का क्या आएगा यहाँ से E इनटू D है, तो इस चीज को हम यूज करेंगे। देखो भाई जहां पर एयर है, एयर कहां पर है भाई, एयर यहां पर है, इस स्पेस में एयर है, इस स्पेस में भी एयर है, और यहां पर क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक है। मैंने मान लिया जो एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और डाइलेक्ट्रिक के बीच में मैंने मान लिया E। पहले मैंने ED माना था, वो समझाने के लिए बताया था। मैंने आपके ऊपर क्या मान लिया, कैपिटल E जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया डाइलेक्ट्रिक के अंदर, E नॉट मान लिया जो फ्री स्पेस है जहां पर एयर है। तो भाई अब एक बात देखो, एयर कितनी जगह में है भाई, D टोटल थी भाई सेपरेशन, T में आ गया भाई डाइलेक्ट्रिक, तो कितनी सेपरेशन रहेगी D माइनस T। एयर कितने में भाई D माइनस T। और देखो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लेता है, पर एयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वहां पर E नॉट, और कितनी जगह में एयर D माइनस T में, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई एयर स्पेस में E नॉट इनटू D माइनस T, क्योंकि सेपरेशन अब केवल D नहीं है एयर में, एयर कितनी जगह में D माइनस T में, तो होगा भाई E नॉट D माइनस T प्लस। अच्छा अब डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E है, और कितनी जगह में है भाई ये T में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का E इनटू T, ये होगा भाई E इनटू T। ठीक है, ये चीज निकल के आई हुई हमारे पास सामने। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मीडियम का, वो होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो यहां से जो E की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, E नॉट भाग में K। तो E नॉट की E की वैल्यू आती है E नॉट भाग में K। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया भाई। अब आगे देखिए, देखो अब यहां पुट करेंगे भाई V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू T। तो हमने यहां से E नॉट कॉमन लेके आ गया D माइनस T प्लस T बाय K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E नॉट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है भाई। तो भाई मैंने यहां पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बार सिग्मा का लिख सकता हूं भाई, चार्ज कैपेसिटर एसटी है, चार्ज यूनिट एरिया, चार्ज यूनिट एरिया। अब देखो D माइनस T प्लस T बाई K। अब मैंने यहाँ से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, सो कैपेसिटेंस इसके बराबर है C क्यू डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो भाई क्यू एज इट इज V क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट A, ये वैल्यू पुट करती है मैंने V की उठा के इसको यहां रख दिया D माइनस T बाई K। क्या उसे क्या बढ़ गया, तो जब हम क्या से क्या को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा इस साइड, जब क्या को क्या से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा भाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K।
तो ये कैपेसिटेंस आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये, और टी क्या है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब भाई क्या केस अराइज होता है, केस फर्स्ट, मैं केस फर्स्ट अराइज करता हूँ क्या, when t is equal to t, t is equal to t का मतलब क्या है, t का थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो जाए, मतलब जो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन था, डी सेपरेशन था, उस पूरे स्पेस में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं, पूरा का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए, देखिए डी टी की जगह क्या आएगा भाई, डी इक्वल टू टी कंडीशन है ना भाई, माइनस डी प्लस डी बाई के, तो भाई यहाँ से डी तो क्या भाई, सी आएगा भाई के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन ए बाई डी क्या था भाई, कैपेसिटेंस इन एयर था, जब हमने एयर माना था इंसुलेटिंग मीडियम, अब क्या आएगा भाई के टाइम्स आ गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होगी, के टाइम्स इंक्रीज हो, हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। एक खास बात ये है कि हमने अपनी बात स्लैब इंट्रोड्यूस किया था डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि इंसुलेटिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर मान लीजिए मैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करूं तो क्या होगा, वो केस भी होगा, हम डिस्कस करते हैं। इसमें और भी केस है भाई, बुक में समझ जाओगे तुम देखते ही, तो साथ साथ पढ़ते रहो। देखो इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, अगर स्लैब कंडक्टिंग ले लिया तो क्या होगा, ये देखिए भाई, ये था भाई कैपेसिटर, ए प्लेट बी प्लेट, डी सेपरेशन थी। अब की बार मैंने कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दिया है, अब की बार कंडक्टिंग को, अब तक किसको रखा था, डाइलेक्ट्रिक को। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग। अब निकालो भाई, तो अभी शॉर्ट फॉर्म निकालो, सी क्या होता है भाई, क्या बाई वी, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा इस केस में, हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानते हैं, ई नॉट, एयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानोगे, ई नॉट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानोगे, स्लैब के अंदर ई, ठीक है। तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, मैंने क्या बताया था, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, टी थिकनेस में तो हो गया भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो एयर कितनी जगह मिलेगी, डी माइनस टी मिलेगी, डी माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना है, ई नॉट, ठीक है, और थिकनेस कितनी है वो, डी माइनस टी प्लस, अब डाइलेक्ट्रिक की बात, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डाइलेक्ट्रिक नहीं मतलब सॉरी ये कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और थिकनेस कितनी है टी, तो ई इंटू टी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किसी भी कंडक्टिंग स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो। अब तो तू कैसे डाइलेक्ट्रिक में जीरो क्यों नहीं था भाई, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटिंग होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो ये तो जीरो हो जाएगी क्वांटिटी V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T, ये क्वांटिटी तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो, तो जीरो इंटू D जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक लेयर में कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा को क्या एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, टाइम्स कितना आएगा 100, कैपेसिटेंस क्या आएगा, क्या डिवाइडेड बाई V, क्या डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, क्या से क्या कैंसिल आउट होगा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, तो ये जो डेरिवेशन है ये है इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर और केस बनाते हैं, देखिए कि भाई केस फर्स्ट व्हेन
T इज इक्वल टू डी, कि भाई जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच में पूरा का पूरा स्पेस को हम कंडक्टिंग स्लैब से भर दे तो क्या होगा, तो भाई T इज इक्वल टू डी, कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, टी की जगह टी आएगा, फिर क्या आएगा ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 0, कैपेसिटेंस क्या होगा इनफाइनाइट, कैपेसिटेंस आएगा भाई इनफाइनाइट। तो एक ही केस स्टडी करेंगे भाई। इसके बाद देखिए भाई अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखिए भाई कि दो केस बनेंगे भाई, एक भाई कैपेसिटर था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। भाई एक कैपेसिटर था, ठीक है, हमने उसको बैटरी से जोड़ रखा था, वो चार्ज हो रहा था, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने दो केस बना दिए यहाँ से, एक केस और दूसरा केस, दो केस बने हुए। हमने फर्स्ट केस में तो क्या किया भाई, देखिए ध्यान से, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है अभी भी, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, कि हमने बैटरी को जोड़े रखा और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इस तरह केस हो गया भाई कि भाई ये देखिए कैपेसिटर था, यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया और बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा केस, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड dielectric slab is introduced, dielectric slab is अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया दूसरे केस में और डाइलेक्ट्रिक को रख, देखिए कैसे भाई, बैटरी डाइलेक्ट्रिक रख दिया भाई और भाई हमने यहाँ से बैटरी को हटा दिया, ये दो केस बने। अब मैं क्या पूछता हूँ इस केस में, दोनों केस में, कि भाई ये बताइए अगर हम ऐसा करें, एक कैपेसिटर था बैटरी से कनेक्टेड था, हमने उसको कनेक्ट ही रखा और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, तो ये बताओ कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ा, चार्ज स्टोर में क्या फर्क पड़ा, एनर्जी स्टोर में क्या फर्क पड़ा, ठीक है भाई। इसी तरह इस केस में भी बताओ सेम चीज, कैपेसिटेंस में फर्क क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ा, चार्ज स्टोर में क्या फर्क पड़ा, पोटेंशियल ये एनर्जी स्टोर में क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम इस केस को डिस्कस करेंगे कि भाई बैटरी स्टिल कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये बताइए क्या फर्क पड़ेगा इन पांचों फैक्टर के ऊपर, देखो। देखो भाई, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी स्टिल कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। देखो भाई, अभी
स्टिल कनेक्टेड है और हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्या फर्क पड़ेगा अभी देखिए। देखिए भाई आप देखना ध्यान से, अब देखो भाई अगर बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, देखिए ध्यान से, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, इसका क्या मतलब है भाई, V कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, बैटरी पहले भी लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई है, ठीक है, तो V तो होगा भी कांस्टेंट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा भाई, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, K टाइम्स बढ़ जाता है, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा भाई दोनों ही केस में, चाहे बैटरी कनेक्टेड है और चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, K टाइम्स ऑफ C, मतलब जो एयर में था उसका K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब इंक्रीजेज K टाइम्स, इंक्रीजेज K टाइम्स, तो ये भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। पोटेंशियल हो गया भाई, कैपेसिटेंस हो गया। अब देखिए भाई चार्ज, चार्ज स्टोर, कैपेसिटर चार्ज कहाँ स्टोर करता है भाई, कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के बीच में चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस बात की कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज इनसाइड इट्स प्लेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो भाई चार्ज स्टोर का होगा, चार्ज स्टोर क्या हो C। अब देखो भाई चार्ज स्टोर में क्या फर्क पड़ा भाई, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा, K टाइम बढ़ गया, K C नॉट, पोटेंशियल कांस्टेंट क्या है, K C नॉट V, मतलब C नॉट इंटू V, मतलब कैपेसिटेंस इन एयर, तो कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, C इंटू V क्या होगा, चार्ज और K, तो K चार्ज में क्या फर्क पड़ा, चार्ज में K टाइम्स होगा, क्या होगा भाई, चार्ज K टाइम्स, ठीक है, देखो K टाइम्स, क्या वैल्यू C भी होता है, एयर में था C नॉट भी, ठीक है, एयर में C नॉट होता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A बाय D, यहाँ पर कितना होगा ये C नॉट इनटू V, K टाइम्स। इसके बाद भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कैपेसिटर में, V बाय D, V क्या है भाई, V तो कांस्टेंट है, V तो चेंज हुआ ही नहीं, D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो भी हमने चेंज नहीं किया, तो ये भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट और D भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ भाई, कांस्टेंट। और लास्ट फैक्टर एनर्जी स्टोर्ड, अभी हमें डेरिवेशन बताया नहीं इसका एनर्जी स्टोर्ड का, अभी बता देंगे अभी थोड़ी देर में। U क्या होता है, 1/2 CV², ठीक है, तो U क्या हुआ बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², V क्या है भाई, कांस्टेंट, तो U भी क्या होगा, नहीं V क्या है भाई, V तो होगा भी कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है भाई, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो C कितना हुआ भाई, C तो सर K टाइम्स, तो C अगर K टाइम्स होगा तो U भी K टाइम्स हो जाएगा, U डैश कितना होगा भाई, K टाइम्स ऑफ U, क्योंकि C पर डिपेंड करता है भाई, V तो कांस्टेंट हो गया, 1/2 कांस्टेंट हो गया, C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C क्या है K टाइम्स, तो U भी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, सेकंड फैक्टर क्या था, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, थर्ड फैक्टर क्या था, चार्ज स्टोर कांस्टेंट, फोर्थ फैक्टर क्या था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, चार्ज स्टोर K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एनर्जी स्टोर K टाइम्स, तो एक कांस्टेंट क्या रहा, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है, बाकी सभी क्वांटिटीज K टाइम्स बढ़ जाएगी। अब सेकंड केस क्या अराइज होगा भाई, अभी सेकंड केस क्या अराइज होगा, सेकंड केस होगा कि अगर भाई बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं भाई, कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूं भाई यहां से, तो क्या होगा भाई, देखिए कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है भाई, अब जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट किया,
ये चार्ज कैपेसिटर क्या था, जब तक बैटरी लग रही थी जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, एकदम से बैटरी को हटा दिया तो क्या हुआ, कैपेसिटर चार्जिंग बंद हो गई। मान लीजिए इसके अंदर पहले 50 कूलम चार्ज स्टोर हुआ था अभी, तो अब क्या हुआ 50 ही रह गया, मतलब जो चार्ज स्टोर था वो तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, चार्ज स्टोर कांस्टेंट, चार्ज स्टोर्ड क्या है भाई, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड फैक्टर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मैं बता चुका हूँ, हर बार के टाइम्स बढ़ेगा चाहे बैटरी करेक्ट है चाहे डिस्करेक्ट, तो ये क्या होगा के टाइम्स ऑफ सी। थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इस अब की बात क्या हो जाएगा भाई 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा भाई, इस केस में क्या हो जाएगा भाई 1 बाई के टाइम्स ऑफ v। नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई v बाई डी होता है, d क्या है कांस्टेंट, v का क्या होगा, v तो सर v नॉट बाई के हो गया, ये तो होगा v नॉट बाई के और ये क्या था v नॉट बाई डी, तो e v नॉट बाई डी क्या होगा भाई v नॉट बाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई v नॉट बाई डी क्या होगा e नॉट, पहले क्या होगा भाई 1 बाई के। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर क्या होती है भाई, क्या स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, क्या स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, क्या हो गया अब इस केस में कांस्टेंट, 2 क्या है भाई कांस्टेंट, u किस पे डिपेंड किया भाई 1 बाय c, c कितना होगा भाई k टाइम्स, तो u क्या हो जाएगा भाई 1 बाय k, तो u क्या होगा भाई 1 बाय k। यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर क्या हूँ कांस्टेंट, सेकंड फैक्टर कैपेसिटेंस k टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस 1 बाई k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई k टाइम्स, एनर्जी स्टोर्ड 1 बाई k टाइम्स, ठीक है भाई। अब इसको करो, अगले लेक्चर में बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में और कैपेसिटर का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन और हीट प्रोड्यूस्ड या एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे।